जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल मई 2022 में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने जो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास कराई है, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर 2.2 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं कि सर हम किस बुक से स्टडी करें, कैसे पढ़ें। तो वीडियो के नीचे हमने अपनी बेस्ट ई बुक की लिंक दे रखी है, जहां पर ट्रिपल सी का सिलेबस हमने कंप्लीट दिया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं, वहां पर आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे, लाइनेंस की कमांड भी मिल जाएगी, शॉर्टकट कीज भी मिल जाएंगे, फाइल एक्सटेंशन भी मिल जाएंगे। तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी त्रुटि एक कंपाइलर जांच कर सकता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सी त्रुटि एक कंपाइलर जांच कर सकता है। कंपाइलर है क्या, पहले आपको यह जान लेना चाहिए। तो कंपाइलर क्या है? आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर क्या होता है, यह आप पहले जान लीजिए। कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़कर मशीनी कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स पूरे कोड को पढ़ेगा और मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको। इसकी एक खासियत यह है कि पूरे प्रोग्राम को मशीनी कोड में बदलकर सभी सिंटैक्स एरर खत्म होने पर प्रोग्राम का क्रियान्वयन करता है। मीन्स यदि कहीं पर कोई सिंटैक्स एरर है तो वहां पर यह रुक जाता है। जब तक सिंटैक्स एरर दूर नहीं होगा तब तक यह प्रोग्राम का क्रियान्वयन नहीं करता है। ठीक है ना। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन का अनुवाद करता है। जब भी प्रोग्राम का क्रियान्वयन होता है, प्रत्येक लाइन को सिंटैक्स एरर के लिए जांचा जाता है और प्रत्येक लाइन को चेक करने के बाद वहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कंपाइलर जांच किसकी करता है? सिंटैक्स एरर की करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राज्यों, देशों या पुरानी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है? मीन्स निम्न में से कौन सी ऐसी डेटा प्रणाली है जो पूरे राज्यों में, देशों में या विश्व में फैली हुई है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैन। अब इन सभी के फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जैसे लैन का फुल फॉर्म क्या है, वैन का फुल फॉर्म क्या है ना, पैन का क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बताइए क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग कहां होता है? तो छोटी भौगोलिक दूरी, मीन्स कम भौगोलिक दूरी में लैन का उपयोग होता है। जैसे कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? तो लैन का एग्जाम्पल है। मैन का उपयोग किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, है ना, किया जाता है। और पैन मीन्स पर्सनल,
स्वयं के उपयोग के लिए। जैसे कि हम किसी कमरे में हैं, वहां पर उपयोग कर रहे हैं, हमारा छोटा सा घर है, उस घर में हमें उपयोग करना है, तो वहां पर जो नेटवर्क है वो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक प्रक्रिया को मीन्स एक प्रोसेस को अलॉट किया गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति से किस में बदल जाती है? सस्पेंडेड स्टेट में, टर्मिनेटेड स्टेट में, रेडी स्टेट में या ब्लॉक्ड स्टेट में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टाइम शेयरिंग मीन्स जो टाइम को शेयर करे, है ना, वही क्या है टाइम शेयरिंग मीन्स जिसमें किसी प्रोसेस को एक टाइम अलॉट किया जाए कि आपको जो काम है वो इतनी देर में करना है, इतनी देर में जब आप काम कर लेंगे तो यहां पर यह प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स यहां से आप इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, एक फिक्स समय जहां पर हो, वही क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायदे क्या होते हैं? मीन्स कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग कर पाना, मीन्स कई सारे लोग करना चाहते हैं तो आसानी से कम कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है बहुत महंगा है तो उसका निजी कंप्यूटर पर उपयोग करने के उद्देश्य से खरीदना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से लोग इन सॉफ्टवेयर्स को आपस में साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप होता है जो इंटरेक्टिव मोड में क्विक रिस्पांस के साथ कार्य करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक यूजर के लिए एक क्रम में सीपीयू की एक समान मात्रा एलोकेट करता है, मीन्स हर यूजर के लिए एक टाइमिंग फिक्स होकर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेडी स्टेट में। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर्स या फिर स्विच? बताइए कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विच। ठीक है, याद रखिएगा, स्विच आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, या फिर जो प्रोसेस है उसको विभाजित किया जाता है, विभक्त किया जाता है जैसा उसे इनपुट प्राप्त होता है, या फिर 3 भागों में, या प्रोसेस को हम वर्गीकृत नहीं करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया मीन्स उसका जो प्रोसेस है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, मीन्स उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यह 3 भाग कौन कौन से हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। पहला भाग है इसमें सेंसिंग, कौन सा है? सेंसिंग। दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है क्रिया, है ना, प्रोसेस। तो सेंसिंग क्या होता है? दुनिया के बारे में डेटा लेने वाले सेंसर के माध्यम से। दूसरा है रीजनिंग, सेंसर द्वारा सेंस किए गए डेटा को सोच या संशोधित करना। और इनपुट या तर्क के आधार पर जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में प्रोसेस को, क्रियाओं को उत्पन्न करना और उस पर नियंत्रण करना। यह 3 इसकी कैटेगरी हैं। अब नेक्स्ट, यदि हम G7 सेल पर हैं और होम की प्रेस करेंगे तो हम किस सेल पर होंगे? बताइए किस पर हो जाएंगे हम लोग? A7, G1, A1 या A1 G1? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। देखिए, ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके सेल हैं वो सेल कैसे बनते हैं, सेल एड्रेस कैसे बनता है, इन सभी चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है। कोई भी सेल एड्रेस है वो आपके कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर बनता है। अब यहां पर बात की गई है कि अगर हम
G7 पर हैं। अभी यहां पर कौन सा है, F है, F के बाद G। अभी हम आ गए G7 पर, है ना। यहां पर देखिए लिखा हुआ ना G7। तो हम अगर G7 सेल पर हैं और यहां से अगर हम होम की प्रेस करते हैं, देखिए हम होम की प्रेस कर रहे हैं, तो हम कहां पर आ गए, A7 पर आ गए, है ना। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस होम करें, है ना, कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करते हैं, तो हम A1 पर आ जाएंगे। तो यहां पर किसको प्रेस किया है, सिर्फ और सिर्फ होम को। तो यहां से आ जाएंगे हम A7 पर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क है, कितनी मीनू होती हैं, तो 11 मीनू होती हैं। कौन कौन सी, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प, है ना। ये टोटल आपकी मेनूज होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं, एक सीट होती है बाय डिफॉल्ट में यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यूनिक्स के बारे में सत्य नहीं है, बताइए कौन सी ऐसी बात है जो यूनिक्स के बारे में सही नहीं है, मीन्स वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। यूनिक्स वॉज नॉट रिटन इन सी लैंग्वेज, यूनिक्स सी भाषा में नहीं लिखा गया है। लाइनेक्स इज आल्सो नोन एज अ वर्जन ऑफ यूनिक्स, लाइनेक्स को यूनिक्स के संस्करण के रूप में जाना जाता है। A user can run multiple program at the same time, hence Unix is called a multitasking environment. एक उपयोगकर्ता एक ही समय में कई प्रोग्राम चला सकता है, इसीलिए यूनिक्स को मल्टीटास्किंग वातावरण कहा जाता है। Many people can use a Unix based computer at the same time, hence Unix is called a multi-user system. कई लोग एक ही समय में यूनिक्स आधारित कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए यूनिक्स को एक बहु उपयोगिता प्रणाली कहा जाता है। बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो यूनिक्स के लिए सही नहीं कही गई है। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है ना, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन यहां पर पहले हम देखिए कहा गया यूनिक्स वॉज नॉट रिटन, या सी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, जबकि यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आप जानते हैं आप सभी लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यूनिक्स वॉज नॉट रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट, पेटीएम प्रयोग करता है, पेटीएम यूजेस, पेटीएम किसका प्रयोग करता है, आरबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का, वीआई बैंक का, या फिर अपने खुद के बैंक का। पेटीएम, पेटीएम के फाउंडर कौन है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पेटीएम कब डेवलप हुआ, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। तो पेटीएम का आविष्कार किया था विजय शेखर शर्मा ने। कब किया था, सन 2010 में। ठीक है, पेटीएम कब डेवलप हुआ, 2010 में विजय शेखर शर्मा ने किया था। कहां किया था, तो आपके नोएडा में किया था। ठीक है ना, कब, दिसंबर 2010 में ये सीईओ बने थे विजय शेखर शर्मा, और इसको खोज किया था अगस्त 2010 में। तो पेटीएम ने अपने खुद का बैंक लॉन्च किया है, कौन सा, पेटीएम बैंक, है ना। पेटीएम मनी बैंक आप सभी लोग देखते हैं, इसकी अपनी सर्विस है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक कंपाइलर के रूप में जाना जाता है, जो एक मशीन पर चलता है और अलग मशीन के लिए कोड तैयार करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो काफी लॉजिकल होते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक कंपाइलर के रूप में जाना जाता है, जो एक मशीन पर चलता है और एक अलग मशीन के लिए कोड तैयार करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फटाफट बताइए। कंपाइलर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर कैसे वर्क करता है।
आपके ऑप्शन से क्या है, क्रॉस कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर या वन पास कंपाइलर। मीन्स यहां पर कंपाइलर के भी कई सारे पार्ट आपको दे दिए गए हैं। अब फटाफट आप सभी को बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्रॉस कंपाइलर। ओके, अब नेक्स्ट, a ... is the physical path over which a message travels। निम्न में से कौन एक ऐसा भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पैथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, एक मीडियम भौतिक पथ है जिस पर संदेश, मीन्स एक मीडियम, अ मीडियम इज द फिजिकल पैथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीडियम। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपकरण ग्राफिक्स सिस्टम को स्थिति सूचना प्रदान करता है? पॉइंटिंग डिवाइस, बोथ इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा उपकरण ग्राफिक्स सिस्टम को स्थिति सूचना प्रदान करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ इनपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट मीन्स अंदर दो, जो भी डाटा या सूचना कंप्यूटर लेता है ना, या फिर जो भी डाटा या सूचना हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वह क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपने देखा है कीबोर्ड, माउस, है ना, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है। क्या मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स से संबंधित होते हैं। तो मेघदूत क्या है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसे हम बाहर क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, उसे यहां पर मेघदूत का नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू है। अब नेक्स्ट, लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। मीन्स निम्न में से कौन सा सर्वर लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है? कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर या नेटवर्क सर्वर। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। अब कम्युनिकेशन सर्वर क्या होते हैं यह भी आपको जानना चाहिए, है ना। फाइल सर्वर कैसे काम करते हैं यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, फाइल सर्वर। ठीक है, communication servers are open standard based computing system that operate as a carrier grade common platform for a wide range of communication applications and allow equipment provide to add value at many level of the system architecture। ठीक है, जिसे आप संचार सर्वर कहते हैं। तो संचार सर्वर क्या होते हैं, मानक आधारित कंप्यूटिंग सिस्टम जो संचार अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक वाहक ग्रेड आम मंच के रूप में काम करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे भेजने को क्या कहते हैं? बताइए। यूपीआई के माध्यम से किसी को अगर हम पैसा भेज रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए फटाफट। पुश, पुल, पुश एंड पुल या इनमें से कोई नहीं।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे भेजना। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ना कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करते हो, है ना। एक दिन में कितने रुपए का पेमेंट कर सकते हो, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछाता है कि यूपीआई के माध्यम से हम एक दिन में कितने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूपीआई द्वारा कितना कर सकते हैं हम? एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितने का? 1 लाख, है ना। यूपीआई का पिन जो है वो कितने डिजिट का हो सकता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो यूपीआई का जो पिन है वो 4 से 6 अंकों का हो सकता है। कितने अंकों का? 4 से 6 अंकों का हम यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं, मिनिमम 4 का और मैक्सिमम 6 का। इसके अलावा यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यूपीआई लॉन्च हुआ था आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के समय में। किसके समय में? रघुराम राजन के समय में इसको लॉन्च किया गया था। अब 2 चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ना पुश, है ना, ओपन पुल, तो वही चीज है। पैसे भेजने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है। बताइए, क्या 500 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे नहीं होता है। स्टोन ग्रे होता है 500 रुपए की नोट का कलर। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।